हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 8th चैप्टर, जो कि स्पेशल फॉर है सीटेट। और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है मैं बताने जा रही हूँ, जो हर साल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का जो नेम है वो है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ? 3000 साल पहले शुरू हुआ। और महापाषाण कब्रों के लोहे के औजार हथियार बड़ी संख्या में मिले। जब हमने महापाषाण कब्रों के बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि कब्र में लोहे की कुछ चीज़ें थी जो उनके साथ दफनाई जाती थी। तब से हमें पता चला है कि लोहे का इस्तेमाल करना जो कि है सीख चुके थे लोग। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है, और इनमें जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों का फाल भी शामिल है। और लोहे के फाल का इस्तेमाल से कृषि उत्पादन जो कि बढ़ चुका था उस टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हुए। यहाँ पर दिए गए हैं, जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिए गए औजारों की सूची, जिसमें हंसियाँ, कुल्हाड़ी और लोहे की ऐसी 5 चीज़ें हैं। वैसे तो यहाँ पर उन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि कुछ चीज़ें बताओ आज की 5 चीज़ें। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम हंसियाँ थी, कुल्हाड़ी थी और सनसनी थी, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग में अन्य कदम सिंचाई भी थी। समूद गांव के बिना राज्यों तथा उनके राज्यों के बिना रहना बहुत ही मुश्किल था। जिस तरह कृषि का विकास में नए औजार तथा रुपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए क्या किया गया? नहरें बनाई गई, कुएं, तालाब बनाए गए और कृत्रिम जलाशय, यानी कि पूरी सावधानी से कुछ जलाशय, जैसे हम देखते हैं कि जैसे गुरुद्वारे में चले जाते हैं, सरोवर बने होते हैं, उसे कहते हैं जलाशय, यानी कि पूरे ध्यान से बनाई गई चीज़। तो इस तरह उन्होंने जो की है सिंचाई करना भी इसमें शुरू कर दिया था। तो ये एक नया इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लोहे के इस्तेमाल के साथ साथ कृषि जब बढ़ने लगा तो उन्होंने सिंचाई करनी भी शुरू कर दी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है लोगों द्वारा मेहनत की गई और किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन जो कि है बढ़ने की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, और राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। नेक्स्ट है गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अंधकाशा गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से हर साल क्वेश्चन एक पूछा ही गया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तामिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को वेलाल कहा जाता था और साधारण हलवाओं को उनवार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर जिनके पास भूमि नहीं होती थी, जो दास थे, उसे कैडसार कहा जाता था, और जहाँ अदमाई कहलाते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजका कहलाता था, और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि ये एक पद जो थे आनुवंशिक थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी हुआ करता था, और साधारणतः इनकी ज़मीन पर उनके दास और मजदूर काम किया करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंपता था, और न्यायाधीश यानी कि न्याय करने वाले, और कभी कभी ये क्या करते थे, पुलिस का काम भी किया करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ग्राम भोजका के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि गृहपति कौन थे? जो स्वतंत्र थे, यानी कि जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, यानी कि खुद अपना काम करते थे। कृषक, किसान, इनमें ज़्यादातर छोटे किसान हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास, कमकार आते थे, और जिन्होंने दूसरों की ज़मीन पर जो कि काम कर अपना जीविका चलाना पड़ती थी। अंधकाशा गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ाई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी हुआ करते थे। नेक्स्ट है प्राचीन तामिल रचनाएं। ये इम्पोर्टेंट है। तामिल की
प्राचीनतम राजाओं का संगम क्षेत्र कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मवेदर कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया और गांव में रहने वाले जिन तामिल का उल्लेख किया गया उसे संगम क्षेत्र से पाया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नगर क्या कहते हैं। कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्वविद। हमने अब तक कृषि के बारे पढ़ा, हमने सिंचाई बारे पढ़ा, सिंचाई होने लग गई। अब यहाँ पर मूर्तिकला और यात्रा विवरण के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। ये वह कहानियाँ थी जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया और यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धनी बना, यानी कि हर रोज़ वो कैसे अमीर बना, किस तरह उसने अपनी बुद्धि का, अपनी चतुराई का जो कि है प्रयोग किया। तो इसमें अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, वैसे ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप फिर भी ये स्टोरी पढ़ लेना, कुछ इसमें वैसे ख़ास नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से पता चलता है कि शहरों, गांवों और फिर जंगलों के जीवन में जुड़ी घटनाओं में मूर्तिकला कलात्मक का एक ढंग से इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया गया। यानी कि अब यहाँ पर मूर्तिकला बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, जिसमें ये मूर्तियों को इमारतों की रेलिंग, खंभों और प्रवेश द्वारों से सजाया गया था। यहाँ जो लोग आते थे उनके द्वारा। यहाँ पर दिया गया है साइड में, पहले आप पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है सांची की मूर्तिकला। ये कहाँ पर मिली, ये मध्य प्रदेश में मिली। सांची की स्तूप की मूर्तिकला का ये नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य दिखाया गया है। सांची के बारे में हमने बुद्ध वाला जब चैप्टर किया था तब हमने पढ़ा था। ये किसकी बनी है, ये लकड़ी या पत्थर से बनी हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसकी रेलिंग जो है लकड़ी की बनी हुई है। ये वाली पिक्चर आप जो देख रहे हैं ये सांची के स्तूप की है जहाँ पर दिखाया गया है, और ये लक्कड़ और उसकी बनी है, पत्थर की। दिल्ली में मिला वल्लैकूप हड़प्पा के जल निकास व्यवस्था से ये कैसे भिन्न है। अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी हुआ करती थी। जैसा कि तुमने ऊपर चित्र में देखा, अनेक शहरों में एक वल्लैकूप होते थे। ये वल्लैकूप क्या थे, ये वल्लैकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे, और ये वल्लैकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले। लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा समय तक ये टिक नहीं पाए, और भविष्य में इसे पुरातत्ववादियों इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नावक तथा यात्रियों के विवरण द्वारा पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत वर्णन किसी अज्ञात यूनानी नावक का है जिनने तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरीगाजा। बैरीगाजा एक ब्रूज का यूनानी नाम की एक कहानी है जिसमें बताया गया कि बैरीगाजा की संकरी पहाड़ियाँ एक समुंदर से आने वाले गांव नाव चलाना बहुत ही मुश्किल था। यानी कि बैरीगाजा एक समुंदर के पास थी जिसमें नाव चलाना बहुत मुश्किल था। राजा द्वारा नियुक्त कुशाल और अनुभवी ही स्थायी मछुआरे यहाँ पर जहाज चलाया कर सकते थे। बैरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटी, दांत, हाथी, गोमेद, कार्नियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे, और राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें से चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल होते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर इस तरह किया जाता था। तो इसके बारे में उस यूनानी ने जी के बारे लिखा। नेक्स्ट है सिक्के। कहानी के तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों का आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्ववादियों ने इस युग के हजारों सिक्के मिले, और सबसे पुराने सिक्के जो थे वो थे आहत सिक्के। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि सबसे पहले चलाए गए सिक्कों में से कौन से सिक्के थे, तो वो आहत सिक्के थे जो यूज़ किए गए, जो करीब 500 साल चले। और इसका नीचे चित्र दिया गया है, ये किसके बने हुए थे। ये चांदी या तांबे के सिक्कों से विभिन्न आकृतियों के आहित कर बनाए के कारण इन्हें आहित सिक्के कहा जाता था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पिक्चर दी गई है, ये आहित सिक्के थे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है आहित सिक्के के बारे में। आहित सिक्के सामान्य आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल भी हुआ करते थे।
यहाँ धातु की एक चादर को काटकर धातु के चिपटे गोलकाओं से ये बनाए जाते थे और इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं हुआ करता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहे सिक्के कहा जाता है। और इस सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अंधकाशा हिस्सों में पाए जाते थे। ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन रहे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विभिन्न व नियम के अन्य साधन। संगम सेत के इस छोटी सी कविता में पढ़ो। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण होते थे, जैसे कि मथुरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2500 साल से ज़्यादा समय तक एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर ये स्थित था। इनमें से एक रास्ता था उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा था दक्षिण की ओर जाने वाला। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी। इसके अनेक मंदिर थे। आसपास किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाया करते थे। और मथुरा जो कि मूर्तियां बनाने का केंद्र था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मथुरा किस लिए इम्पोर्टेंट था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी, दूसरी राजधानी रही। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा और यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर बने और कृष्ण भक्ति का ये महत्वपूर्ण भी केंद्र रहा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, मथुरा में प्रस्तुत खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख थे जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों पर दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाला, माला बनाने वाला और इत्र बनाने वाले के भी उल्लेख मिले। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट हो सकता है कि इस बार पूछे जाए। नेक्स्ट है शिल्प तथा शिल्पकार। पुरस्थल में शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ये मिले। अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष जो कि नहीं बच पाए। विभिन्न ग्रंथों में से हमें पता चलता है कि कपड़ों के उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मवेदर इसके प्रसिद्ध जो कि केंद्र थे, जहां स्त्री पुरुष दोनों काम किया करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट है उत्तरी काले चमके पात्र। ये एक कठोर चाक निर्मात धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह पर वाले पात्र हैं और इसमें बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों में भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन के शीशे जैसे चमक प्रदान करे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में कि शिल्पकार और व्यापारी के संघ को क्या कहा गया है, उसे श्रेणी कहा गया। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम जो कि है प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा माल का वितरण कराना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए लिया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाला को लौटा दिया जाता था और फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। नेक्स्ट है सूत काटने और बुनने के नियम क्या थे। इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि ये जो नियम थे वो अर्थशास्त्र की एक बुक में दिए गए हैं। इसका वर्णन किया गया है कि किस तरह एक पद्धतकारी की देखरेख में कारखाने की सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। तो बस और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर मिले, अर्थशास्त्र में मिले। नेक्स्ट है आर के मांडू सक्षम निरीक्षण। आर के मांडू पांडुचेरी, ये रोम के बारे में दी गई जानकारी है। लगभग 2000 से 1900 साल पहले आर के मांडू का पतन हुआ। यहाँ दूर दूर आए जहाज के सामान उतारे जाते थे और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला, गोदाम रहा। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसी, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। 2-3 बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है आर के मांडू के बारे में, और इसमें इसी तरह स्टेटमेंट को एज इट इज़ उठाकर ऑप्शन में ले लिया जाता था और एक स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता था और उसमें से
पूछा जाता था कि कौन सा सही है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे एक पात्र मिले जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगाए हुए थे और साथ ही इन्हें अर्टाइन जैसे मोहरों और लाल चमकदार बर्तन भी यहाँ पर मिले। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है और इस तरह मोहरे लगे सांचे और गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर ये बनाए जाते थे। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु यही बनाए जाते थे, जहां रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले जो संभावित कपड़े की रंगाई के पात्र हो रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर के मनके बनाने का प्रत्यक्ष साक्ष्य भी मिले। यहाँ पर लिखा हुआ है अभिलेख मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं यहाँ पर। और आरंभ में तमिल भाषा इस लिपि का प्रयोग किया गया और इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के एक मैदान शहर बस रहे थे। रोम के एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक ये फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले यहाँ पर शासन किया। उसने कहा कि रोम जो ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर से बनाया है। और अगस्टस और उसके बाद शासकों ने कई यहाँ पर मंदिर महल बनवाए। अगस्टस ने बड़े रंगमंडल यानी कि एम्पी थिएटर भी बनाए जिनके चारों ओर एक दर्शक में बैठने की सीढ़ी नामा जगह होती थी और यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखते थे। पर उन्होंने स्नान घर बनवाए जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया और यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे और बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नान घरों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी भी लाया जाता था। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं रोमन शहर के बारे में। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।